नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल धनखड़। इन दिनों हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों में टिकटों के लिए जोर आजमाइश चल रही है। चुनाव में जहां कांग्रेस अकेले अपने बूते पर उतरने जा रही है, वहीं बीजेपी गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी अलोपा, विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से भी गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ इनेलो ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी और जेजेपी ने चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। नित्य बदलते राजनीतिक माहौल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र शर्मा और प्रदीप डवार। आप दोनों का 8 PM इंडिया के मंच पर स्वागत है। महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी क्या हरियाणा में इतनी कमजोर हो गई है कि वो गोपाल कांडा और विनोद शर्मा की पार्टियों से भी गठबंधन करने पर विचार कर रही है? ऐसे में चाल, चरित्र और चेहरे को प्रमुखता देने वाली बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? शंकर जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम। अब 10 साल का जो कार्यकाल रहा है और साथ में कौन आना चाहेगा, मुद्दा वो है। खाली ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है या मजबूत हो गई है। जजपा का हश्र ऐसा कौन है हरियाणा में जिसने नहीं देखा है? तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पास आने का। रालोद के साथ या गोपाल कांडा के साथ या विनोद शर्मा के साथ लगातार चर्चाएं हैं। पार्टी चाहती है कि सभी ये लोग एक एक सीट ले आएंगे तो भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि मुकाबला दोनों का 50-50 का था, 5-5 सीटें दोनों को मिली थी, लेकिन कांग्रेस जो परसेप्शन बनाने में कामयाब रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का किला दरका दिया, तो वो एक बड़ा कारगर साबित हो रहा है। अब आपने कल भी देखा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो खिलाफ कार्रवाई की है ईडी ने, उससे एक अलग अलग परसेप्शन बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है या डरी हुई है। तो हालात ऐसे हैं कि ना तो कोई साथ आने को तैयार है। गोपाल कांडा को 5 सीटें, आप गोपाल कांडा की पार्टी के बारे में समझ सकते हैं। आप पूरी हरियाणा की सियासत को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, आप उसकी नब्ज समझते हैं। गोपाल कांडा की पार्टी कितनी दमदार है ये सबको पता है, लेकिन उनको 5 सीटें देना, तो वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसी है प्रदेश में। क्योंकि विनोद शर्मा के पास भी अब ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि 3 सीटें उनको दे दी जाएंगी। तो पार्टी चाह रही है कि छोटे छोटे संगठन अगर ये 1-1, 2-2 सीटें ले आएंगे और पार्टी कुछ कर लेगी तो दहाई का आंकड़ा पार कर सकती है। इससे ज्यादा मुझे संभव नजर होता नहीं। तो डरने की बात तो जजपा ने पैदा कर दी है। जजपा के जो हालात हैं, दुष्यंत हर मंच पर माफी मांग रहे हैं, तो कौन दल सामने आएगा, कौन साथ मिला के चलना चाहेगा? मतलब ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में इतनी पतली हालत है कि उसे गोपाल कांडा और विनोद शर्मा जैसे लोगों से भी समझौता करना पड़ रहा है। ये विनोद शर्मा पूर्व मंत्री हैं और इनके बेटे जो हैं वो जैसिका लाल मॉडल की हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं और गोपाल कांडा गीतिका आत्महत्या मामले में आरोपी है। तो ऐसे लोगों से भी, जबकि इसी गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मंत्री नहीं बनने दिया था, केवल उमा भारती के विरोध के कारण इसलिए मंत्री नहीं बनने दिया था। आज उसी गोपाल कांडा को 5 सीटें देने की बात चल रही है। ये तो हुई बीजेपी की स्थिति की। प्रदीप जी, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने भी बीजेपी से हरियाणा में 4 सीटें मांगी। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी हाईकमान उसे 2 सीट देने को तैयार भी हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके हरियाणा में बीजेपी को कितना फायदा मिलने की उम्मीद है? सबसे पहले तो 8 PM के दर्शकों को मेरी तरफ से, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। धनखड़ जी, 2 सीटों पे चर्चा करें उससे पहले कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने जाट कौम या जाटों को लुभाने के लिए, जाटों को साधने के लिए, जो ये अब तक माना जाता रहा कि
19 के बाद से जिस तरह से जाट बीजेपी से या किसान आंदोलन के बाद से जिस तरह से जाट बीजेपी से अलग होता चला गया, उसको साधने की कोशिश मुख्यमंत्री कल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जाट जो है वो देशभक्त होता है। उन्होंने एक किस्म से जाटों को देशभक्त होने का सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि वो जाटों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की बजाय जो है युवाओं को भर्तियों के सर्टिफिकेट बांटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिस चीज की जरूरत है वो करे। तो बीजेपी हर उस चीज को साधने की कोशिश में लगी हुई है जो उसको पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि इस चुनाव में जो है वो उसके खिलाफ जा सकती है। ये चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो वाला चुनाव मैं कहता हूं हो चुका है। जिस तरह से अल्पमत या बैसाखियों पे केंद्र में सरकार चल रही है धनखड़ की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा किसी भी सूरत में तीसरी बार जीतना बेहद जरूरी हो गया है, वरना दिक्कतें केंद्र में आ जाएंगी। इसलिए चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे हलोपा हो या चाहे विनोद शर्मा की पार्टी हो, समझौता करने के लिए भी तैयार है। हर वो चीज देखिए, 12 मार्च को मुख्यमंत्री बदले गए थे। 12 मार्च को मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और एक समय ऐसा था जब नायब सैनी को शैडो मुख्यमंत्री तक कहा गया था और कहा गया था ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया और जिस तरह से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात अमित शाह की ओर से कहा गया, उसके बाद आप देखिएगा कि तमाम वो फैसले जो पूर्व मुख्यमंत्री के समय में लिए गए थे, मनोहर लाल के समय में लिए गए थे, उनको बदलने का कोई संकोच नायब सिंह सैनी ने नहीं किया, उनको पलटने का कोई संकोच नायब सिंह सैनी ने नहीं किया। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है कि क्या पिछले मुख्यमंत्री की ओर से लिए गए तमाम फैसले गलत थे, ये हो सकता है, या फिर अगर नए तरीके से फैसले लिए जा रहे थे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, ये भी पूछा जाना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल जायज है। भारतीय जनता पार्टी हर उस वर्ग को साधने की, हर उस मुद्दे को साधने की कोशिश कर रही है जो इस चुनाव में उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो जयंत चौधरी को चाहे भले ही 2 सीट दी जाए 90 में से, लेकिन 2 सीट देने के बाद एक मैसेज उन 2 सीटों के माध्यम से जरूर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को हटा दिया गया सरकार से एकदम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो महेंद्र जी ने कहा कि हर एक दल ये समझ चुका है, जननायक जनता पार्टी की हालत देखने के बाद कि गठबंधन का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होता है, तो लोग हिचक भी रहे हैं और आएंगे क्यों ये भी सोच रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनका वजूद क्या है। क्योंकि जननायक जनता पार्टी 2018 में जब अस्तित्व में आई थी, उसके बाद उसके हक में एक लहर थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल था, उस माहौल को कैश करके मैं कहूं कि जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक जीते थे और वो 10 विधायक जीते थे, माफ कीजिए, और 10 में से ज्यादातर वो विधायक थे धनखड़ जी जो किसी न किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, और जब टिकट नहीं मिली तो एन मौके पर उन्होंने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और वो तमाम विधायक जो है अब पार्टी टूटने के बाद या सरकार से अलग होने के बाद जो है वो, या तो वो शोले फिल्म में एक डायलॉग है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और आधे मेरे पीछे आओ, तो आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, पीछे आने वाला शायद कोई अब बचा नहीं है। तो जननायक जनता पार्टी की जो हालत हुई है वही अन्य दलों की ना हो जाए, लेकिन इनका अस्तित्व अभी उस स्थिति में है नहीं कि हरियाणा में 10 सीटें जीत पाए, जिनके साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही है धनखड़ जी, और चर्चाएं गठबंधन की चल रही है और उसके बावजूद 90 सीटों पर सीईसी जो है मंथन कर रही है। उसमें से 50-55 सीटों पे शायद सिंगल नाम गया है और 40 सीटों के आसपास शायद जो है 35-40 सीटों पे 2 नाम गए हैं। अभी थोड़ी देर में या आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी। तो ये गठबंधन किस तरीके से काम करेगा ये भी समझने की बात है कि गठबंधन होने से पहले अगर सूची जारी हो जाती है या फिर
कुछ नामों की सूची जारी होगी, कुछ का फिर गठबंधन के बाद तय किया जाएगा। लेकिन सीटों पे हिसाब किताब तो मुझे लगता है कि अगर गठबंधन होने के बाद किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। क्या पता कौन सी सीट गठबंधन के साथी डिमांड करे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है उसे पता होता है कि उसके खिलाफ क्या क्या चीजें जा रही है, उसके बावजूद पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। और ये एक निर्मम पार्टी हम कह सकते हैं, निर्मोही पार्टी कह सकते हैं, निर्दयी पार्टी कह सकते हैं। इसका कोई दीन या कहे कि कोई दया नाम की चीज नहीं है। अगर 20 से 25 सिटिंग विधायकों की टिकट भी काटने लगी पड़ी और चुनाव जीतने का इनको लगा कि चुनाव जीता जा सकता है, तो 20 से 25 सिटिंग विधायकों की टिकट भी काटने में 1 मिनट का समय धनखड़ भी नहीं लगाया जाएगा। निर्ममता नहीं, फिर उसमें मंत्री मैनेजमेंट कहेंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट की का एक फंडा है ये। तो टिकट काटना और एंड टाइम पे टिकट काटना, किसी की भी टिकट काटना, कितने भी महत्वपूर्ण आदमी की टिकट काटना, इसको हम इलेक्शन मैनेजमेंट का फंडा कहें। नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट का तो फंडा है, लेकिन उनके लिए तो पार्टी निर्दयी हो गई जो आस लगाए बैठे थे और जो 2-2 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे थे। उनके वैसे तो राजनीति निर्मम होती है, राजनीति ही निर्मम होती है, उसमें कोई दया का स्थान नहीं होता है। वहां केवल सत्ता इंपॉर्टेंट है, कुर्सी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मोहरे हैं जिन मोहरों को इधर से उधर पलटा जाता है, फेंटा जाता है, फेंका जाता है। महेंद्र, इनेलो ने बसपा और जेजेपी ने चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है। हरियाणा में दोनों ही गठबंधनों के सियासी भविष्य के बारे में आपका क्या आकलन है? धनखड़ जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश में अच्छा आधार था और प्रदेश में यमुनानगर के क्षेत्र में विधायक भी बनते रहे। लेकिन पिछले 10 सालों में जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है वो अपना घर ही नहीं संभाल पाई। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की क्या हालत है वो सबको पता है। हरियाणा में मैं ये नहीं कह सकता कि उनका वोट बैंक खत्म हो गया है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है जो कभी 11 से 13% के आसपास चला गया था, अब उनका वोट बैंक 1 से 2% के आसपास रह गया है। और चंद्रशेखर की पार्टी का जहां सवाल है, वो पहली बार मैदान में आ रहे हैं। और चंद्रशेखर हरियाणा में वैसे लोकप्रिय नहीं है। अगर आप केवल यमुनानगर के कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो यूपी के साथ लगता हुआ जो एरिया है वहां चंद्रशेखर का कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे हरियाणा में बड़ा फेरबदल कर देंगे। हाँ, ये जरूर है कि दोनों दलों को हौसला मिला है, चाहे वो जजपा हो चाहे वो इनेलो हो, उनको हौसला जरूर मिला है, लेकिन वोट मिलने की कोई गारंटी नजर नहीं आती है। सीधा सीधी बात है कि जो गठबंधन हुए हैं दो, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने जा रही है, वो केवल एक हौसला पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा उनसे गठबंधन हो गया है। उसके अलावा कुछ नहीं है। जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है उसमें स्पष्ट तस्वीर साफ है कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने होने जा रहा है, उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि चंद्रशेखर उनको 5-4 सीटें दिलवा देंगे तो खाली मुगालते के अलावा और कुछ नहीं है। और बसपा की जो स्थिति है वो 1% से 2% वोट तक सिमट गई है। 2% वोट से ये तो हो सकता है कि पार्टी की मान्यता बची रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई बड़ा फेरबदल कर देंगे। तो वो लोग पार्टी की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए गठबंधन हो रहा है। और इनेलो जजपा को भी पता है कि उनका इस बार कुछ है नहीं, ऐसा कोई आधार नहीं है, तो इसलिए केवल एक हौसला बना रहेगा और पार्टी की लाज बची रहेगी, पार्टी का सिंबल बचा रहेगा। इसके अलावा उस गठबंधन का कोई औचित्य नजर नहीं आता अभी तक। तो प्रदीप जी, इस बार बीजेपी ने भी काफी गुटबाजी दिखाई पड़ रही है। अहिरवाल में बीजेपी नेताओं का एक बड़ा गुट केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को कमजोर करने में लगा है। लोकसभा चुनाव में भी ये चीज सामने आ गई थी। राव साहब अपनी बेटी को राजनीति में उतारने को लेकर काफी गंभीर है। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से भी संपर्क में है। क्या तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता अहिरवाल से होकर गुजरेगा? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती थी और अहिरवाल की 15 सीटों में से 14 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को अहिरवाल के वोटरों ने, मतदाताओं ने जीत के उनकी झोली में डाली थी और ये सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा, हम कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा। उसके बाद 2019 के चुनाव में 15 में से 11 सीटें जो है वो अहिरवाल से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। धनखड़ जी, इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए हुए है और लगातार जीत में या सरकार बनाने में अहिरवाल का बड़ा योगदान रहा है, तो उसके बाद जो अहिरवाल के बड़े नेता है उनको तवज्जो मिलना, उनकी अपेक्षा हो जाती है, उनकी उम्मीद बढ़ जाती है कि उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। और राव इंद्रजीत से बड़ा चेहरा शायद मुझे नहीं लगता कि अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और है भी। और राव इंद्रजीत के साथ जब से राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आप इस बात को आकलन करने की कोशिश कीजिए कि अहिरवाल में उनको खुद प्रधानमंत्री जब भी चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं 14 में, 19 में, अब 24 में, उन्होंने जो है रेवाड़ी से ही अपनी रैलियों की शुरुआत की। वो कहते हैं कि रेवाड़ी उनके लिए शुभ है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी शुभ है, इस पे सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कांग्रेस से गए हुए कुछ और ऐसे नेता भी हैं जो जिनका कद राव इंद्रजीत जितना हो सकता है कि राव इंद्रजीत और उनका कद उतना ही बड़ा हो, या फिर राव इंद्रजीत का कद उनसे बड़ा हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो बीरेंद्र सिंह को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, धनखड़ सर, और उसके बाद उनकी पत्नी को जो है विधायक बनाया गया उचाना से, उनके बेटे को सांसद बनाया गया हिसार से। तो बीरेंद्र सिंह को जो मिला उसका आकलन और राव इंद्रजीत सिंह जी को क्या मिला इसका आकलन अगर हम करने की कोशिश करेंगे, खुद अब कांग्रेस से गई है, 20 दिन भीतर कांग्रेस ने उनको टिकट, 2 महीने भीतर उनको टिकट भी दे दी, तो शाम से विधायक होती थी, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता थी किरण चौधरी, अब वो राज्यसभा में है। इसके अलावा आप देखिए जो कांग्रेस से गए हुए दूसरे नेता है कुलदीप बिश्नोई है, उनके बेटे विधायक भी बने हैं। कुलदीप बिश्नोई अलग अलग बड़ी समितियों में है और भारतीय जनता पार्टी उनको लगातार आगे बढ़ाने का और अलग अलग क्षेत्रों में उनका प्रयोग भी किया जा रहा है, राजस्थान में। तो जो अहिरवाल लगातार बीजेपी की जीत में सहयोग कर रहा है, लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसी अहिरवाल बेल्ट में अगर राव इंद्रजीत के लिए इस तरह की दिक्कतें हो रही है तो इसका नतीजा क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ लोग राव इंद्रजीत सिंह को भी थोड़ा सा डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो हर क्षेत्र की राजनीति में होता ही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक चीज तो समझ में आ गई है कि इस जो पार्टी अनुशासन की पार्टी कही जाती थी और जिसके बारे में ये एक मत था कि यहाँ पे जब आदेश आते हैं तो आदेश केवल मानने के लिए आते हैं, उस पर तर्क करने या उस पर सवाल पूछने के लिए आदेश नहीं होते हैं। यहाँ पर सूचनाएं आती है और लोग काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिछले 10 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में परिवर्तन भी आया है, इसके नेचर में परिवर्तन भी आया है। अब लोग सवाल भी पूछते हैं धनखड़ जी, और अब लोग सवाल खड़े भी करते हैं, पूछना नहीं, वो सवाल खड़े भी कर देते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के बाद जब देखा जिस तरह से पार्टी 5 सीटों पर हारी, तो उसके बाद चाहे रणजीत सिंह चौटाला ये बाहर से आए थे, इन्होंने सवाल खड़े किए। राव इंद्रजीत सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि जो है ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बढ़ेगी, ये भी कांग्रेस से आए थे। इसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सांसद है धर्मवीर सिंह, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रात को 12 बजे तक लोगों की समस्याएं खुलने के लिए कबीर कुटीर जो उनका निवास है, कबीर कुटीर के दरवाजे खोल दिए थे। तो उसके बाद धर्मवीर सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि ये अगर पहले हो जाता तो शायद हम लोगों को इतना डैमेज या इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो लोग बोल भी रहे हैं और पिछली व्यवस्थाओं को लेके और वर्तमान व्यवस्थाओं को लेके सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छे और खराब दोनों हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में अब लोग और नेता बोलने लगे हैं
और आपको ये सूचना आपके पास भी होगी कि राव इंद्रजीत को ने जब अपनी, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, अपनी बेटी के लिए उन्होंने 2014 में टिकट मांगी, 2019 में मांगी, और अब 2024 में भी उनके सामने वो जिस सीट से अपनी बेटी को लड़वाना चाहते हैं, सूचनाएं ऐसी भी आ रही है कि उसके उस सीट को छोड़ के 2 और सीटों का ऑप्शन उनके सामने रखा गया है। जो पार्टी कहती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, उन्होंने तो मैंने वीरेंद्र सिंह का उदाहरण दिया कि उनके बेटे को भी सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, तो परिवारवाद की बात नहीं है। लेकिन विरोध केवल कांग्रेस के परिवारवाद से है, बाकी सबका परिवार उनके लिए अपना परिवार है। जो मैं कह रहा हूँ परिवारवाद की विरोधी नहीं है बीजेपी। बीजेपी केवल नेहरू गांधी परिवार की विरोधी है, बाकी सारे परिवार पनपते रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर वो उसका उदाहरण है मुझे राव इंद्रजीत सिंह को देख लीजिए। राव इंद्रजीत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राव इंद्रजीत जैसे कद वाले व्यक्ति को जो लगातार सांसद बनता आ रहा है, और उन्होंने ये अपना दुख भी जताया कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो रही है कि मुझे लगातार तीसरी बार या चौथी बार, क्योंकि शायद कांग्रेस की सरकार में भी वो राज्य मंत्री थे केंद्र में, और अब तीसरी बार उनको मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है, तो उन्होंने इस चीज को लेके दुख भी जताया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कद के व्यक्ति को अगर अपनी बेटी की टिकट के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है, तो जैसा आपने कहा है कि फिर तो ये मान के चला जा सकता है कि राव साहब जो है अब क्या कमजोर हो चुके हैं। ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं, क्या राव साहब में इतनी ताकत मिल रही है कि जो अपने समर्थकों को टिकट दिलवा रहे हैं वो अपनी बेटी के टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से बेशक मजबूत है, उनके समर्थक मजबूत है, लेकिन राव साहब खुद अंदर से कमजोर हैं। वो अपने पिता राव वीरेंद्र सिंह की तरह बोल्ड निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये उनकी व्यक्तित्व की कमजोरी मैं मानता हूँ। अगर राव साहब को इतना ही वो होता तो अपने समर्थकों पे कॉन्फिडेंस होता कि किस तरीके से लोग उनके साथ हैं अहिरवाल के, तो वो अपनी राजनीति को चलाए रखने के लिए इस तरह बीजेपी या कांग्रेस के खेमों पे नहीं झुकते। राव वीरेंद्र सिंह की राजनीति से आप भी परिचित है। वो जिस तरीके से बोल्ड फैसले लेते थे, उस तरह से जो है राव इंद्रजीत बोल्ड फैसला लेने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं उनको भीतर से दिक्कत है, या जो उनके पास है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़े रखना चाहते हैं। जैसे राज्य मंत्री का पद उनके पास है तो वो उसको ठुकराना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए वो बोल्ड फैसला नहीं ले पाते हैं। प्रदीप महेंद्र जी, कांग्रेस में भी गुटबाजी के सवर मुखर हो रहे हैं। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा खुलेआम सीएम पद की दावेदारी कर रही हैं। रणदीप सुरजेवाला भी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। गुटबाजी का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? धनखड़ जी, जो गुटबाजी की बात है वो मुझे लगता है कि वो बीते दिनों की बात है। अगर आप पिछले 4 दिनों में देखेंगे तो किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि मैं या कुछ और या किसी के विरोध में। मेरी परसों एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी जो सीएम पद का दावेदार था, तो उन्होंने मुझे एक चौंकाने वाली बात बताई ऑफ द कैमरा। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने सभी को बुला करके ये बोला कि अगर कोई नेता किसी दूसरे के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया देता है या खुद को कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी फोटो गांधी जी के साथ टंगी होगी। तो इससे ज्यादा कठिन बात नहीं बोल जा सकती। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि मैंने उनसे ये पूछा कि राहुल गांधी इतने बोल्ड डिसीजन लेने लगे, तो उनका कहना था कि पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम स्कूल में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी में कैसे कभी भी ऐसी शक्ति नहीं होती थी। तो ये 4 दिन पहले जो ये मीटिंग हुई है उसके बाद से आप देखेंगे कि सभी नेताओं के सुर बदले हुए हैं। कुमारी शैलजा लगातार ये कह रही थी कि मैं सीएम पद की दावेदार हूं, तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हुड्डा भी सीएम पद के दावेदार हैं और रणदीप सुरजेवाला भी सीएम पद के दावेदार हैं, कैप्टन अजय यादव भी सीएम पद के दावेदार हैं। आलाकमान जिसे चाहेगा उसे बनाएगा। तो अब वो सुर बदल गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 5 दिनों में एकदम कंट्रोल किया है नेताओं की बयानबाजी को, उससे बहुत लगता है कि पार्टी एकदम एक सूत्र में है इस समय जो वर्तमान के हालात हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात आपको और याद रखनी होगी, कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई है वो अलग अलग खेमेबंदी से आई है। पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिरसा और अंबाला में कोई लंबा चौड़ा आधार नहीं है। वहां कुमारी शैलजा खासी प्रभावी हैं, तो उनको भी सीएम पद का प्रोजेक्ट करके पार्टी अच्छा लाभ ले सकती है। अहिरवाल की जहां तक बात है, वहां कैप्टन अजय यादव है उनके पास,
अजय यादव को प्रमोट किया जा रहा है। लगातार स्क्रीनिंग कमेटी में 2 दिन तक अजय यादव मौजूद थे। तो अजय यादव 15 सीटों पर लामबंदी करेंगे, वो खासा प्रभाव दिखाएंगे वहां पे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुरुक्षेत्र कैथल में 2 डिस्ट्रिक्टों में खासे प्रभावी हैं, उनको वहां उतार दिया गया है मैदान में। तो पार्टी की रणनीति यही है कि सभी लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और सभी अपने अपने क्षेत्र से कुछ सीटें निकाल के ले आएंगे, कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ जाएगी। आप खाली ये मत देखिए कि आपस में नेताओं की तनातनी है, वैसा ही माहौल भाजपा में है। अब पार्टी इज द डिफरेंट वाली बात कहीं नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जो पिछले 4-5 दिनों में दिखाई दिया है, आप कुमारी शैलजा के 4 दिनों के जो 3-4 उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, आप वो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने भी यही कहा कि पार्टी आलाकमान तय करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार सभी हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अपने आप को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना। तो लेकिन पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी की रणनीति भी यही है कि उत्तर में और सरसा के क्षेत्र में प्रभावी रहेंगी कुमारी शैलजा, अहिरवाल में कैप्टन अजय यादव प्रभावी रहेंगे और जीटी बेल्ट पर करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में रणदीप सुरजेवाला खासा प्रभाव दिखाएंगे। झज्जर, रोहतक, सोनीपत और जींद, इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना असर दिखाएंगे। तो ऐसा करके ही पार्टी आराम से सत्ता तक पहुंच सकती है। कुछ जो अच्छा माहौल है वो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, भिवानी, जो ये डिस्ट्रिक्ट है जहां जाट बेल्ट कही जाती है, उसमें पार्टी का माहौल ठीक ठाक है, काफी अच्छा है। लेकिन जो सिरसा और अंबाला के पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां से पार्टी को उम्मीद है कि कुमारी शैलजा बहुत बेटर कर सकती हैं, वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। तो इसीलिए कुमारी शैलजा को समांतर खड़ा किया गया है। अगर किसी को लगता है कि कोई मुगालते में है कि ये आपस में तनातनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की रणनीति के तहत ये हो रहा है। कुमारी शैलजा को वो दायित्व सौंपा गया है कि जो एससी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के वोट बैंक हैं, लगातार बीजेपी बीसीपी को टारगेट कर रही थी नायब सिंह सैनी को बनाने जाने के बाद, उसी को काउंटर करने के लिए कुमारी शैलजा को आगे किया गया है। और पार्टी बेहतर तरीके से जानती है कि कुमारी शैलजा पिछड़े वर्ग में खासी लोकप्रिय है, इसमें कतई दो राय नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं, लगातार 5 बार की सांसद हो गई हैं, 3 बार मंत्री रह चुकी हैं, तो उनको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही हुड्डा झज्जर, रोहतक, सोनीपत में खासा प्रभाव दिखा रहे हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला को अभी नया नया उतारा गया है कि वो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में प्रभाव दिखाएं। तो पार्टी अपनी रणनीति के तहत चल रही है। सीएम फेस किसी को घोषित नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनाव होने के बाद विधायक तय करेंगे या आलाकमान तय करेगा। प्रदीप जी, हरियाणा में इंडिया गठबंधन की 2 सहयोगी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, सीटों में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। आपको तो लगभग नकार दिया गया है और सपा के साथ अभी बातचीत की गुंजाइश दिख रही है। सपा के हरियाणा में सीटें मांगने को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद खुद से पहले ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव में जो है अकेले 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। और उसको ये लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से साथ मिलना चाहिए था कांग्रेस का, उस तरह से साथ नहीं मिला था और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी, क्योंकि एक बेहतर प्रदर्शन हम उत्तर प्रदेश में मिलके जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी चाहती है कि हरियाणा विधानसभा में उसकी उपस्थिति बनी रहे, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते थे उस समय अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश की गई थी और काफी सक्रिय भी रही थी। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सक्रिय होना चाहती है। अब सीटों की गुंजाइश है या नहीं है, ये तो कांग्रेस के भीतर और समाजवादी पार्टी के भीतर अगर सहमति बनती है तो कितनी सीटों पे बनेगी, इस पे आकलन करना मुझे लगता है कि, और समाजवादी पार्टी की ओर से अगर सीटें मांगी जा रही है तो निश्चित तौर पे वो किस क्षेत्र की सीटें होंगी, क्या यमुना के साथ लगते हुए इलाकों में सीटें मांगी जाएंगी या जींद में थोड़ा बहुत प्रभाव है समाजवादी पार्टी का, वहां कुछ सीटें मांगी जाएंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात जो महेंद्र जी ने कही है कि कांग्रेस के भीतर, धनखड़ जी आज से 20-25 साल पहले तक ये मान के चला जाता था कि कांग्रेस में जो है अलग अलग धड़े हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं। फिर एक बात लोगों की समझ में आई
कि ये कांग्रेस के धड़े जो है ना वो इसलिए महत्वपूर्ण है और आला कमान जो है इनको इसलिए रोकता टोकता नहीं है जब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना नेता है और उस नेता के अपने समर्थक है। पिछले 14 साल में 10 साल में देखिए कि पार्टी का कोई संगठन नहीं है, उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता है। हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये नेताओं के कार्यकर्ता है, नेताओं के समर्थक है और हर नेता के अपने इतने समर्थक है कि वो जीत हार डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं उसमें। तो निश्चित तौर पे आला कमान भी चाहता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बड़े नेता रहे और अपने अपने क्षेत्र से वो सीटें जिता के अपने समर्थकों को जिता के विधानसभा तक पहुंचे ताकि सरकार बनाने में दिक्कतें ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री का फैसला तो कांग्रेस में किस तरह लिया जाता है, आपने 2005 के चुनाव बड़े अच्छे से देखे थे। हम तो आपके सामने उस समय सीखते थे धनखड़ जी, और जब 2005 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो उस समय तो वो लोकसभा सदस्य थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको जो है श्री कृष्ण हुड्डा की सीट खाली करवा के विधायक पद का चुनाव लड़वाया गया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए काम करते हैं। वो भले ही लड़ते हुए दिखे, लेकिन महेंद्र जी की बात बेहद सटीक है, वो काम कांग्रेस के लिए ही करते हैं, उससे कहीं ना कहीं लाभ कांग्रेस को होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की, उन्होंने कहा कि दलित भी मुख्यमंत्री हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट था जिससे दलित वोट जुड़ता है, जिससे दलित वोट साथ आके खड़ा हो जाता है। उनको ये लगता है कि हमारे वर्ग से भी अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो निश्चित तौर पे वो एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है और जुड़ जाता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जो जितनी भी अच्छी परिस्थितियां हो सेल्फ गोल के लिए जानी जाती है। कांग्रेस कभी ना कभी इलेक्शनों में कभी किसी नेता के स्टेटमेंट से या कोई ऐसी चीज से वो ऐसी गलती करती है जो सेल्फ गोल में तब्दील हो जाती है, हिट विकेट आउट हो जाती है। कई बार कांग्रेस की ये आदत रही है। और जब दीपक बावरिया का ये स्टेटमेंट आया कि किसी भी सिटिंग एमपी को मैदान में नहीं उतारा जाएगा, उस समय कयास ये लगाए जाने शुरू हो गए कि इसका मतलब ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रास्ते सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के साफ हो गए हैं। लेकिन उसके बाद अगली बार जब दीपक बावरिया ने स्टेटमेंट दिया तो बड़े संभलते हुए बड़े विचार के साथ उन्होंने ये कहा कि भले ही किसी सांसद को चुनाव ना लड़ाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हो सकता है। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की बात की गई। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में चीजें जब बिगड़ती दिखती है उसी समय उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। आप देखिए जब लोकसभा चुनाव में सैम पित्रोदा का एक स्टेटमेंट आया था, उसको उसी समय कांग्रेस ने अपने ही स्तर पे कंट्रोल भी किया और सैम पित्रोदा को, चाहे सैम पित्रोदा कांग्रेस के कितने ही नजदीक क्यों ना हो, लेकिन उनको उस कमेटी से भी हटाया गया। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस धीरे धीरे अब उस स्ट्रेटेजी पे काम करने लगी है। उतनी ही निर्मोही होती जा रही है, निर्दयी होती जा रही है जितनी भारतीय जनता पार्टी है। तो इसका मतलब यह है कि इस समय इलेक्शन हरियाणा में सेम पिच पे खेला जा रहा है, सेम स्ट्रेटेजी के साथ लड़ा जा रहा है। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात महेंद्र जी ने शुरुआत में की थी, सत्ता विरोधी लहर की बात शुरुआत में की थी, वो इस समय कहा जा सकता है कि वो बड़ी प्रबल है। इस समय वो लहर, इस समय हरियाणा में सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं और 2-3 चीजें ऐसी है जिससे आम नागरिक जो है वो खासा परेशान है, उसको सरकार आखिर तक सुधार नहीं पाई। उसमें सबसे बड़ी परेशानी तो प्रॉपर्टी की आईडी की है और परिवार पहचान पत्र की है। आप एक इस बात से अंदाजा लगाइए धनखड़ जी कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेके कैंडिडेट्स जो अलग अलग पार्टियों के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जो अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सीएससी सेंटर चलाने शुरू कर दिए।
उन्होंने कंप्यूटर सेंटर चलाने शुरू कर दिए और लोगों के आधार कार्ड और मेरी फसल मेरा बीमा ब्यौरा और परिवार पहचान पत्र और जो जो गड़बड़ियां हुई थी, घर घर जाके वो एक वैन ले लेते हैं, एक कंप्यूटर और उसमें इंटरनेट की कनेक्शन दे देते हैं और फिर वो उनके फार्म भरवाने का काम करते हैं। तो ये समस्या इस कदर हो गई कि लोगों ने या नेताओं ने या उम्मीदवारों ने उसको इस तरह से भुनाना शुरू कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया। तो कांग्रेस अगर सेल्फ गोल ना करे, इसी पिच पे लड़ती रहे, तो मुझे लगता है कि मुकाबला लोकसभा चुनाव से बेहतर हो सकता है। जी महेंद्र जी, आज की डिबेट का अंतिम सवाल आपसे कि आज के दिन सभी एक दूसरे को हरियाणा में ये पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आकर जीत की हैट्रिक बनाएगी या कांग्रेस भाजपा से को सत्ता से बाहर कर देगी। ये डिबेट का प्रमुख विषय रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए धनखड़ जी, जो माहौल है, अगर कांग्रेस जैसे खेल रही है वैसे ही खेलती रहेगी, जैसा लड़ रही है वैसा ही लड़ती रहेगी, जैसा डबास जी ने कहा, तो इसमें कतई दो राय नहीं है कि कांग्रेस बाजी मार सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह गलतियां करती है तो मुश्किल हो जाएगी। अभी कैंडिडेट आना मैदान में बाकी हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारे थे, अगर वैसे ही कैंडिडेट उतारते हैं तो तय है कि एंटी कंबेंसी का फायदा कांग्रेस आसानी से उठा सकती है। कोई लंबा चौड़ा कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पहले कहा जाता था कि सरकार अपने भार से गिर जाएगी, तो वैसे हालात हैं। लेकिन अगर कांग्रेस फूट का शिकार हो जाती है या फिर अपनी लामबंदी, अगर आप देखेंगे 2019 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में जो टिकट का वितरण हुआ था वो खेमेबंदी का था। कुलदीप बिश्नोई 5 टिकटें ले गए, सवित्री जिंदल 3 टिकटें ले गई। हालत क्या हुई, 27 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। आपको हैरानी होगी, हांसी जैसा ऐसा क्षेत्र था जहां केवल 2% वोट मिले कांग्रेस को। बरवाला में 3.5% वोट मिले, क्योंकि ऐसे चेहरों को उतारा गया जो किसी भी तरह से काबिल नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था, जो कभी मिले नहीं थे। हांसी सीट पर एक ऐसा चेहरा मैदान में आया जिसको कोई जानता ही नहीं था। तो अगर वैसी गलती कांग्रेस करती है, क्योंकि अगर वैसी गलती दोहराई जाती है, मैं ये कह सकता हूं, तो कांग्रेस कोई भी फायदा उठाने में स्थिति में नहीं होगी। लेकिन अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह मैदान में उतारती है उम्मीदवार, तो तय है कि कांग्रेस बाजी मार सकती है। हवा कांग्रेस के पक्ष में है। 5-5 का जो बराबरी का मुकाबला किया था, उसके बाद कांग्रेस ये परसेप्शन बनाने में कामयाब रही है कि हमने 5 सीटें छीन ली हैं। तो उस परसेप्शन के हिसाब से चलते हैं तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़ का कुछ एक हिस्सा या जींद का हिस्सा, वहां कांग्रेस बहुत बेटर प्रदर्शन कर सकती है। और सिरसा और फतेहाबाद के क्षेत्र में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। हालांकि अभी अहिरवाल में वैसी पैठ नजर नहीं आ रही है। मैं परसों अहिरवाल में ही था, तो वैसा माहौल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो माहौल भी नहीं है जो 2019 में था। हाँ, स्थिति 2019 का वाली भी माहौल भी वहाँ नजर नहीं आ रहा है। काफी कांग्रेस की चर्चा करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। अगर 5 मिल जाती, लोग एक साथ बैठे हैं तो उनमें से 2 कांग्रेस की चर्चा जरूर करते हैं। जरूर करते हैं। 3 दिन अभी हाँ अहिरवाल में लगा के आया था, तो वो जी वहाँ ऐसे ही हालात नजर आए थे। आप जी दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और इस बातचीत के बाद ये साफ हो गया कि अब तक प्रदेश में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है और बीजेपी के लिए चंडीगढ़ की राह मुश्किल दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी टिकटों का बंटवारा होने के बाद काफी कुछ समीकरण बदलेंगे। ऐसे में अभी किसी भी पार्टी की जीत का दावा करना उचित नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ताजा राजनीतिक उलटफेर से बदलते समीकरणों की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए 8 PM मीडिया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।